बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जी और चैप्टर 3 में गुफ्तगू हो रही है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं इससे पहले और उसके अंदर हम बात कर आए हैं कि ये 10 एसेंशियल्स मौजूद होने चाहिए, जिसमें एक कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी भी था। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हु इज़ कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कि मेजर हो। तो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनकी हैसियत क्या होगी, इसको कल हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि माइनर है कौन या मेजर कौन है। दो बातें जाहिर की जा सकती हैं। हु इज सेड टू बी माइनर, पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी। फिर हमने कहा यार एज ऑफ मेजॉरिटी को कैसे जज करते हैं, तो पता चला कि अगर तो गार्डियन अपॉइंट हुए हैं तो फिर 21 ईयर एज मेजॉरिटी की होती है, और अगर गार्डियन अपॉइंट नहीं हुए हैं तो फिर 18 ईयर्स अब के उससे हम चल रहे होते हैं। फिर हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया। एक बच्चे ने अपनी एक साइकिल बेच दी थी और 1000 रुपया ले लिया। तो हमने लॉ से कुछ बेसिक सवाल पूछने थे। इस सिनेरियो में से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन रेज किए और उनके आंसर ढूंढे। सबसे पहले हु इज सेड टू बी माइनर, इसका जवाब हमें मिल चुका। सेकंड था व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर, इसका जवाब हमने ढूंढ लिया कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी ये एग्रीमेंट लॉ इसको बिगिनिंग से ही एग्रीमेंट नहीं मानता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। और अगर इस तरह से हमने कोई चीज बाय या सेल की हुई है तो वो चीज एडल्ट से रिकवर की जा सकती है। अभी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं वो चीज एडल्ट से रिकवर की जा सकती है। क्या माइनर से भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? तो लॉ कह रहा है कि अगर माइनर को कैश दिया है तो फिर रिकवर नहीं किया जा सकता। मैं बड़ा फोकस करके कह रहा हूं, अगर कैश दिया नहीं, कैश इंक्लूड बैंक, यानी अगर कोई गुड्स आएंगी तो उसका स्टेटस अभी हम शायद आज वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर कैश में ट्रांजैक्शन, पैसे में ट्रांजैक्शन है तो वो रिकवर नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर माइनर खुद को फ्रॉडुलेंटली मेजर शो करे तो लॉ ने कहा था कि यार फिर भी कोई बात नहीं है, माइनर को भी हमने छोड़ दिया। फिर एक बात और हमने की, क्या अगर माइनर मेजर के साथ आ जाए तो देन मेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीमेंट, ठीक है ना। यहां तक हम पहुंचे थे। तो फिर जो है वो हम जरा थोड़े वो क्लब की बातें करना शुरू हो गए। तो यहां से आगाज करते हैं कि अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली आए तो फिर भी लॉ ने क्या कह दिया है कि कोई बात नहीं है, माइनर का ये फ्रॉड भी लॉ ने इसको कंसीडर नहीं किया। बल्कि मेजर कोई गाय की, उसे चाहिए था कि शायद वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देख ले, रादर देन दिस कि उसने इसकी कॉपी के ऊपर रिलाई कर लिया। अच्छा जी, और फिर एक यहीं से एक लफ्ज हमने पढ़ा कि यार ये जो हम बात कह रहे हैं, माइनर थोड़ी देर पहले खुद को क्या शो कर रहा था, मेजर। और लॉ का एक बुनियादी उसूल है कि अगर कोई शख्स खुद को कुछ शो कर रहा हो और दूसरा उस बात से इंड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो वो जो शख्स अपने आप को क्या झूठा ही शो कर रहा था, अब वो अपनी इस बात से पीछे नहीं हट सकता। ये हम जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो ये बात काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन लॉ ने कहा कि नहीं, माइनर के ऊपर ये उसूल अप्लाई नहीं होता। माइनर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एस्टोपल। रूल ऑफ एस्टोपल है क्या कि आपको ये बयान दे रहे हो, आप ऐसे समझ ले, तो कल को आप अपने उस और सामने वाले ने उस बयान पे रिलाई करके आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब आप कह रहे नहीं, वो तो मेरा बयान ही ठीक नहीं था, मैंने तो अपनी स्टेटमेंट वापस ले लिया। लॉ कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने स्टेटमेंट दी हुई थी, फिर आपको उसके ऊपर ही खड़े रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ एस्टोपल या डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। रूल को बाद दफा डॉक्ट्राइन भी बोल देते हैं लॉ में। रूल ऑफ एस्टोपल या डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। वो कहता नहीं, माइनर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, यहां हम पहुंचे थे कि अगर माइनर अपने किसी मेजर के साथ एग्रीमेंट कर ले तो लॉ कह रहा है कि यार ये एग्रीमेंट ठीक है, वैलिड है,
लेकिन ये इन दो मेजर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने इसको बीच में से निकाल ही दिया। अगर माइनर मेजर के साथ ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो फिर क्या है? इफ अ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद मेजर पर्सन, then such agreement can be enforced against major person who has jointly promised to perform. Parents of minor are not liable for the agreement made by minor, whether the agreement is for the purchase of necessities or not. Parent can be held liable only when the parents are principal and minor is contracting as an agent for the parent. लोग कहते हैं कि यार एक और स्टेटस है। आगे हमने पूरा एक एजेंसी के ऊपर मेरा ख्याल है चैप्टर 8 या 9 आएगा, नहीं 10 आएगा, चैप्टर 10 आएगा, जहाँ हम ये देखेंगे कि क्या मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने किसी को अपना एजेंट बनाकर भेज दिया। मतलब वो जो पहला सेंटेंस लॉ का बोला क्लास में, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब ये बात एक तो थी कि मैं कहता, एक मैंने किसी बंदे को कहा कि यार आप मेरी तरफ से ये पैगाम फला बंदे को दे दो कि क्या वो मेरा घर 10 मिलियन में परचेज करना चाहता है। मैंने नहीं कहा, मेरे एक ऑथराइज पर्सन ने कहा है, यानी एजेंट ने कहा है, ठीक है ना। मेरे एक ऑथराइज पर्सन यानी एजेंट ने ये बात कही है। क्या अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया? लॉ कहते हैं बिल्कुल हो गया। आप अगर अपना एजेंट ऑथराइज पर्सन भेजें और वो पैगाम पहुंचा दे और अगले वाला बंदा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दे तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन किसके दरमियान? एजेंट और उस बंदे के दरमियान नहीं, प्रिंसिपल और उस बंदे के दरमियान। एजेंट ने तो बीच में सिर्फ क्या रोल प्ले किया है? मीडिएटर का रोल प्ले किया है। जैसे आप एक लफ्ज आम जिंदगी में बोलते भी है, ये कौन है जी? प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है ना। गाड़ियों में चले जाएं तो वहां डीलर मौजूद है। बहुत सारी ट्रांजैक्शन है ना जहां कोई डीलर मौजूद है। हमें पता है मैं जो गाड़ी खरीद रहा हूं, ये बंदा जो मुझे प्राइस, ये मालिक नहीं है, ये एजेंट है मालिक का। मालिक सामने नहीं आ रहा, वो घर बैठा है, ये मेरे से निगोशिएट कर रहा है। ऐसे ही प्लॉट के केस में हो रहा है। लेकिन एग्रीमेंट किसके दरमियान होगा? मेरे और प्रिंसिपल के दरमियान। जब हम यहां पहुंचते हैं ना लॉ में, तो लॉ कहता है कि जो एजेंट है ना वो माइनर भी हो सकता है। एजेंट का मेजर होना जरूरी नहीं है, एजेंट का साउंड माइंड भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एजेंट है। उसके ये तो हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, एजेंट तो पैगाम पहुंचा रहा है, बस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर। इसलिए एजेंट माइनर भी हो सकता है, हत्ता के अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। जो बंदा अनसाउंड माइंड को एजेंट अपॉइंट करे, उस बंदे का तो अपना मेडिकल चेकअप होने वाला, ठीक है ना। तो लेकिन लॉ कह रहा है हमें कोई एतराज नहीं, भाई आप किसी पागल को अपना एजेंट बनाना चाहते हो तो भाई बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है, बिकॉज उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। माइनर के गिर्द हम एक घेरा बना रहे थे, उसके राइट्स की हिफाजत कर रहे थे कि इसकी एज अभी छोटी है, लोग माशरा इसके साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना करें जिसमें इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाए। और बिल्कुल माइनर ही की नज़र से फिर हम किसी मेडिकली अनफिट यानी अनसाउंड माइंड को भी देखते हैं कि यार ये बेचारा पहले ही ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी हिफाजत कर देते हैं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रीज़न, इंटेंशन बिहाइंड दीज रूल ये थी, वो कहते हैं जब ये बंदे एज ए एजेंट आते हैं तो इनकी तो लाइबिलिटी निकल ही नहीं सकती, इसलिए माइनर जो है वो कहीं एजेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर को एज ए एजेंट इस्तेमाल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया जाए, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई आपको? अब वो कह रहा है कि यार वैसे एक माइनर जाए तो क्या माइनर बाय डिफॉल्ट एजेंट है अपने पेरेंट्स का?
लॉ कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं है। एक है माइनर ने एक ट्रांजैक्शन की है ऑन इट्स ऑन, और एक है एक माइनर ग्रोसरी स्टोर पे गया और जाकर कहा जी पापा कह रहे हैं ये चीजें दे दे, पैसे वो खुद दे देंगे। अब ये माइनर किस हैसियत में खड़ा है? एजेंट की हैसियत में खड़ा है। अच्छा, हो सकता है सामने वाले शॉपकीपर को ये लगे कि यार पता नहीं ये एज एजेंट आया भी है कि नहीं आया, पापा ने कहा भी है कि नहीं कहा, तो वो पापा से कंफर्म कर ले पहले। लेकिन अगर वो चीजें दे रहा है इसका मतलब है उसने अज्यूम कर लिया है कि ये इस वक्त पापा का एजेंट है। वो कहता है जब माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पापा का एजेंट बन के जाए, पेरेंट्स का एजेंट बन के जाए, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, लेकिन ये पेरेंट्स और शॉपकीपर के दरमियान हो गया। लेकिन वो जो हम जिस एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं वहां देखें, इसने जाकर साइकिल ये कह के नहीं भेजी थी कि पापा ने भेजा है जी ये साइकिल आपने खरीदनी है। अगर ये बच्चा ये लफ्ज इस्तेमाल करता तो फिर ये एग्रीमेंट ठीक हो जाना था। लेकिन जब तक ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जब तक ये एजेंट ट्रीट नहीं हो सकता। देखिए, the parents of the minor are not liable for the agreement made by minor, whether the agreement is for purchase of necessities or आगे हमने ना अभी इसी इसमें थोड़ा सा एक दो स्लाइड के बाद हमने खास बात करनी है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरियात जिंदगी। लॉ उसको भी थोड़ा सा अलग एंगल से देखता है। वो कहता है अगर बच्चे ने जाके भले बच्चा सुबह जाके डबल रोटी और अंडा ही खरीदने गया साथ वाली दुकान से, एक है कि रोज का रूटीन है, पिछले कई महीने से ऐसे हो रहा है, बच्चा चीजें खरीदता रहता है, वालिद साहब आते हैं किसी वक्त और पेमेंट कर देते हैं। अब इस बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसकी ट्रांजैक्शन क्या है? एज ए एजेंट ही है। क्योंकि ये याद रखें, वो जो पहला चैप्टर हम पढ़कर आए हैं, बोलना जरूरी नहीं है, ये तो एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है ना, बोलना जरूरी नहीं है, ये एम्प्लॉयड भी हो सकता है। लेकिन अगर माइनर ऑन इट्स ऑन गया है, खुद गया है, भले साइकिल बेचने गया है, भले गाड़ी बेचने गया है, भले नेसेसिटीज ऑफ लाइफ खरीदने गया है, दवाई खरीदने गया है, रोटी खरीदने गया है, डबल रोटी खरीदने गया है, वो कहते पेरेंट्स जिम्मेदार कोई नहीं है, बाय डिफॉल्ट जिम्मेदार नहीं है, सिवाय इसके कि सिचुएशन बता रही हो कि ये एज ए एजेंट आया। फिर नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन पेरेंट्स आर प्रिंसिपल, यानी अगर यही ट्रांजैक्शन एज अ एजेंट माइनर कर रहा है, भले एक्सप्रेसिवली एज ए एजेंट कर रहा है, भले एम्प्लॉयड एज ए एजेंट कर रहा है, देन माइनर फिर जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट्स जिम्मेदार हो गए। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, जी बेटा। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने दो अल्फाज बोले, तीसरा नहीं बोला, ठीक है ना। मैंने एक कहा कि माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, ठीक है ना। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हो सकता। अच्छा जी, नाउ कैन माइनर फाइल अ सूट इफ पेमेंट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट, यानी बच्चा सुबह साइकिल दे आया था और शाम को उसे पैसे मिलने थे, अब पैसे नहीं दे रहा दुकानदार, जितने खरीदी है वो पैसे नहीं दे रहा। वो कहता क्या माइनर अदालत जा सकता है? तो हमने कहा था कि हाँ, ये सारे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हैं अगेंस्ट माइनर। अगर माइनर की लाइबिलिटी निकल रही है तो वॉइड एब इनिशियो है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर माइनर को इसमें से कोई फायदा मिलना है तो फिर माइनर के हकूक के साथ लॉ खड़ा है, यानी केस फाइल हो सकता है, क्योंकि अब तो पैसे, अ माइनर कैन फाइल अ सूट बट कैन नॉट बी सूट। माइनर केस फाइल कर सकता है, माइनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ अकरम
पार्टनर, अच्छा ये हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये 3 लोग, ये भी हमने पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ने हैं। 3 लोग आपस में पार्टनर थे, असलम, अकरम एंड आसिफ। जाहिर है तीनों एडल्ट थे, पार्टनर बन सकते थे, तीनों कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर है। इनमें से डेथ हो जाती है किसकी, अकरम की। बाकी 2 पार्टनर आपस में एग्री करते हैं कि यार अभी उसके बच्चे छोटे हैं, तो हम ऐसा करते हैं उसके बेटे को एज अ पार्टनरशिप में अपना पार्टनर ले लेते हैं। लेकिन बच्चा भी 18 साल से कम उम्र का है, माइनर है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये टॉपिक असल में डिटेल में ये टॉपिक किसका है, पार्टनरशिप का है। कैन माइनर बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप? लॉ कहते हैं बिल्कुल कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन पार्टनर आमतौर पर लाइबल होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं अगर लाइबिलिटी निकल आई तो इस बच्चे ने पैसे नहीं देने, बिकॉज लॉ की सारी इंटेंशन क्या है कि माइनर की कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए। सारा लॉ इसके गिर्द घूम रहा है बस। वो कहते हैं जनाब आप इसको प्रॉफिट होता है देते हैं, लॉस हो गया, आपने कहा जनाब 10-10 लाख रुपया तीनों बंदे ने निकालना, भाई आप भी लो 10 लाख रुपए। लॉ कहता नहीं भाई इसने नहीं पैसे देने। हाँ आप इसे अच्छी नीयत से शामिल करना चाहते हैं कर लें, जब ये एडल्ट हो जाएगा उस वक्त ये डिसाइड कर लेगा कि इसने पार्टनरशिप में आना है या नहीं आना। ये वाला टॉपिक सारा पार्टनरशिप में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। He cannot be a partner until he attain, अभी इसके साथ लफ्ज लगा है benefits of partnership. He is not a partner, क्योंकि लफ्ज पार्टनर का मतलब है फिर वो कहते नहीं आप इसे फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऐड करें। जब ये 18 साल का हो जाएगा फिर लॉ इसे कहेगा यार अब आप ऐसा करो, बताओ आपने पार्टनर रहना है कि नहीं रहना। आपके पास 6 महीने हैं, 6 मंथ में सोच लें, मशवरा कर लें, किसी वकील से मिल लें, किसी अपने जानने वाले से मिल लें और फिर डिसाइड करें कि आपने पार्टनर बनना है। अगर बनना है तो बन जाए, नहीं बनना तो निकल जाए। जब तक आप माइनर हैं उस वक्त तक आप पार्टनर नहीं है, बल्कि यू आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, ये वो माइनर वाली बात आ गई है कि एक बंदा जो है वो कराची में रहता था, अली लिव्स इन लाहौर, आसिम अपॉइंट अली एज हिज एजेंट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन लाहौर। किसी बच्चे को उसने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए क्या बना लिया, अपना एजेंट बना लिया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन ठीक है? ये भी हम पढ़कर आए कि यस, अ माइनर कैन बी एजेंट बट कैन नॉट बी प्रिंसिपल। माइनर प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कहते जी माइनर खुद नहीं गया, उसने कहा यार ये मेरी चीज है, मैं माइनर हूं, मैं जाऊंगा तो बिकेगी नहीं, आप मेरी बिहाफ पे बेचो। फिर क्या होगा? काम गड़बड़ हो गया, प्रिंसिपल माइनर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो होना है प्रिंसिपल और बायर के दरमियान, तो ये तो फिर काम खराब हो गया। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, माइनर कैन बी एजेंट but cannot be principal. However, if anyone act on behalf of minor principal, he will be personally. वो कहता है अगर कोई बंदा ऐसे करेगा तो जो सामने बड़ा आदमी होगा ना, हम उसको लाइबल ठहराएंगे। फिर लॉ ने जिम्मेदारी किसकी लगा दी है? बड़े बंदे की लगा दी कि भाई आप माइनर के प्रिंसिपल बने ही ना, सॉरी एजेंट बने ही ना, माइनर के एजेंट बने ही ना। और अगर आप बन गए तो फिर आप लाइबल हो जाएंगे। लाइबल होने का क्या मतलब है? अगर केस होगा तो आपके खिलाफ होगा, अब अदालत में जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे लॉ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई माइनर के साथ कोई चीज बाइंग सेलिंग ना करें, ऐसे ही लॉ आपको ये भी समझा रहा है कि यार माइनर के एजेंट भी ना बने। हाँ एक बात बीच में से निकली है, आप माइनर को एजेंट बना सकते हैं। क्लियर है बात? आप माइनर को एजेंट बना सकते हैं, माइनर
के एजेंट नहीं बन सकते, ऐसे है। अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा उधर आ जाते हैं, इस बात को हम यहां से करते हैं जी। जी वॉइड एबिनेशन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा ना। वॉइड एबिनेशन का मतलब ही क्या है, वो क्या बन गया, क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट किसे कहते हैं, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, वॉइड एबिनेशन नहीं हुआ। इसीलिए लॉ ने यहाँ क्या लिखा है, लॉ ने लिखा है अगर प्रिंसिपल माइनर हो गया तो हम एग्रीमेंट एजेंट और बायर के दरमियान तस्वुर करेंगे। यही तो नतीजा निकला अभी पिछली बात का। इस बात का क्या नतीजा निकला है, However, if anyone act on behalf of minor principal, he will be personally liable. लॉ ने बात क्लैरिफाई कर दी। लॉ कह रहा है वो वाली इंटरप्रिटेशन जो आपके जहन में है, हम उस वक्त ये वाली नहीं करेंगे कि जनाब ये माइनर और उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था और वॉइड एबिनिश हो गया, चलो जी एग्रीमेंट था, खत्म हो गया। तो कहते खत्म नहीं हुआ, प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराएंगे। कौन, एजेंट माइनर की बिहाफ पर जिम्मेदार ठहरे। इसी बुनियाद पर तो अभी हम पिछली बात कर आए हैं, इसी बुनियाद पर तो हम ये वाली पिछली बात करके आए हैं। कौन सी, जब हमने कहा कि अगर ये ज्वाइंटली साइकिल बेचने चला जाए, ये तो नहीं कहा कि ये इसका सगा भाई है, किसी मेजर के साथ चला जाए। इसका मतलब है अगर ये साइकिल इसकी भी है तो नाउ ही इज एक्टिंग एज एजेंट, माइनर एजेंट। एंड माइनर एजेंट, अगर ये साइकिल माइनर की है और ये इसके मेजर आया, तो माइनर की साइकिल है तो इसका स्टेटस क्या है, माइनर के एजेंट के। और ये स्लाइड क्या कह रही थी कि भाई एग्रीमेंट इन दो के दरमियान हो गया। क्यों कह रही थी, ये तो नहीं कह रही थी कि इसका सगा भाई हो। इफ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद मेजर, इसका मतलब है मेजर यहां क्या होगा, एजेंट होगा। तो अब इसको वॉइड एबिनिशो नहीं कह रहे हम, इसी वजह से नहीं कह रहे कि वो जो अगली बात वहां लिखी हुई है कि अगर कोई मेजर किसी माइनर का एजेंट बनता है तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। बात समझ आई है। However, if anyone act on behalf of minor principal, he will be personally liable। जी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जाहिर है। लाइबल ठहराने का मतलब क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ तो जाहिर है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी मैं समझा नहीं बात, आप दोबारा बताइए। जी प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, माइनर के केस में प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। वैसे एजेंट और प्रिंसिपल की ज्यादा तफसील हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो वो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं। अभी हम क्योंकि मोटी मोटी बात कर रहे हैं, यहाँ ये चैप्टर 10 में पहुंचेंगे तो करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ माइनर प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। वैसे भी अगर मेजर भी एजेंट हो तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। जनरल उसूल यही है लॉ का। जी आप क्या पूछ रहे हैं, कौन माइनर ही माइनर को एजेंट अपॉइंट कर ले। अब तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसिपल माइनर हो गया ना। प्रिंसिपल का मेजर होना जरूरी है या एजेंट का मेजर होना जरूरी है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपॉइंट कर लिया। अब लॉ क्या ढूंढ रहा है,
एक मेजर ढूंढ रहा है जिसके सर पे टोपी रखनी है। बात समझ आ रही ना? अब सारी तरफ ही माइनर हो गए, तो जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड ab initio हो गया। क्योंकि लॉ क्या ढूंढ रहा है, एक प्रिंसिपल ढूंढ रहा है जिसके जिम्मेदारी अटैच करनी है। माइनर ने माइनर को ही एजेंट बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना? क्योंकि यहां क्या लिखा है, हाउ एवर इफ एनी वन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ही विल बी पर्सनली लाइबल। जी जोर से बोलें। प्रिंसिपल जिम्मेदार है। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना, एजेंट तो वो जब ही बनेगा ना, ऑथराइज पर्सन तो जब ही बनेगा। और अगर वो ये नहीं बता रहा तो फिर ये एक माइनर और एडल्ट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड ab initio हो गया। बात समझ आई है ना? ये बच्चा आकर ये कहेगा ना कि या तो मुझे साइकिल किसी ने देके भेजी है, तो फिर तो ये एजेंट की हैसियत से आया, तो फिर प्रिंसिपल और इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये बच्चा कहे कि साइकिल मेरी है, तो फिर तो यहीं से तो बात शुरू की है आपने कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जी नहीं हो सकता, नहीं हो गया। अभी हमने पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट जिम्मेदार नहीं है माइनर की किसी भी ट्रांजैक्शन की, अनटिल एंड अनलेस माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट। दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई चीज आपस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। लॉ की नजर में कोई रिस्पॉन्सिबल, माशरे की नजर में अलग बात है कि पेरेंट्स उस बात को ऑन कर देंगे, बच्चे को घर ला के फेंटी भी लगाएंगे, ठीक है ना, बाहर ऑन कर लेंगे। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है ये माइनर की ट्रांजैक्शन थी, इसका कोई आपस में लेना देना नहीं। चलेंगे आगे। जी जी बिल्कुल करवा सकता है। नहीं, माइनर के को फायदा हो रहा है तो बस वॉइडेबल नहीं है। वॉइडेबल हम किसी मेजर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो अपना बेनिफिट असेस कर सके। माइनर को ये सारा स्पेशल करैक्टर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो लॉ की नज़र में अभी अपने अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकता, ठीक है ना? इसलिए लॉ कह रहा है कि यार टेम्परेरीली इसको, लॉ का ये एक मिजाज है, अगर उसे कोई भी बंदा लगे ना, कोई उसे मेजर भी लगे कि यार इस वक्त इन हालात में ये बंदा एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। रैशनल का मतलब है मेरे फायदे में क्या बात है। लॉ कहता है यार फिलहाल इसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दें, खत्म कर दें। मसलन एक बंदा जेल में, कैद में है। अब कैद में है, उस वक्त जाहिर है उसके पास उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो डिप्रेशन में है, हो सकता है जेलर उसको वो टॉर्चर भी कर रहा हो। क्या ये इस वक्त एक रैशनल डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। वो कहते नहीं, कोई भी, क्या कोई बड़ा आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर ही जेल में क्यों ना बैठा हो, ही कैन नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और इसी बुनियाद पर जब मुशर्रफ ने तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ को वो कर लिया और उसको सजा हो गई और नवाज शरीफ जेल में था, तो फिर वो सऊदी अरब वगैरह ये कंट्रीज इंटरवीन किए और बहरहाल एक डील टाइप चीज़ हो गई और ये लोग मुल्क से बाहर चले गए। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, यार हम 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप हमें मुल्क से बाहर जाने दें। फिर आपको पता है हमारे मुल्क में एक मुखालिफ हवा चलती है, फिर ठीक हो जाते हैं, इस तरह होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। हालात चेंज हुए तो कहा गया कि नहीं यार ये जो है ये वापस क्यों आया, इसने तो लिख के दिया हुआ है। इसी पॉइंट पर अदालत में जाया गया कि जनाब ये एग्रीमेंट तो हमने जेल में बैठ के किया, हमारी तो उस वक्त कैपेसिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की। जी, और
नवाज शरीफ ने ला नहीं पड़ा हुआ, उसके आगे पीछे फिर रहे हैं पैसों की वजह से, जिन्होंने ला पड़ा हुआ है ठीक है ना, जिन्होंने ला पड़ा हुआ है। तो इसी बुनियाद पर फिर वो केस जीता गया कि नहीं जनाब, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है, इस एग्रीमेंट की क्या हैसियत है। जब एक आदमी जेल में है तो लॉ में लिखा हुआ है कि भाई उसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम एक छोटी सी बात को और इनकॉर्पोरेट कर लें। ये एक माइनर है जो शायद कहीं गुम गया था और कोई शख्स इसको उठा लाया, अपने साथ ले आया, उसने ढूंढने की कोशिश की इसके पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स फिलहाल नहीं मिल रहे हैं और ये बच्चा जो है या तो इसके पास रह रहा है या कोई ऐसे जैसे कोई गरीब है और उसका कोई बच्चा है और आप उसकी कोई आनत कर रहे हैं, उसको क्या लेकर दे रहे हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्या लेकर दे रहे हैं, necessities of necessities supply to minor who is incapable to enter into a contract। वो कहता है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे को, माइनर को नेसेसिटीज सप्लाई करे, एक माइनर जाए दुकान पर और वो खाने पीने की अशिया मांग रहा हो, और दुकानदार को पता हो कि ये एज ए एजेंट नहीं आया हुआ है, क्या दुकानदार और इस बच्चे के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब लॉ यहाँ एक और विजन से एक बात देख रहा है। वो कहता है कि पहली बात तो है यार कि जो हम लॉ आपको बताने लगे ना इस वक्त, जो रूल्स रेगुलेशन आपको समझाने लगे हैं वो नेसेसिटीज पर अप्लाई होगा, लग्जरीज ऑफ लाइफ पर अप्लाई नहीं होगा। अब नेसेसिटीज की एक डेफिनेशन है डेफिनेटली कि जरूरियात जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, ये क्या इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। वो कहता है कि ये बच्चा जो है ना पर्सनली लाइबल, यानी ये शख्स अगर इस बच्चे को कोई चीजें प्रोवाइड कर रहा है और बच्चा उस वक्त ये भी कह रहा है कि जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, और इसने इसी नीयत से चीजें दी हैं कि मैंने इससे पैसे लेने, एक तो ना कोई नेकी के लिए, फिर तो वो कोई अदालत में थोड़ा जा रहा होगा। बच्चा एक किस्म की उधार पर चीजें ले रहा है और बाद में जब वो उसे कहता है कि भाई पैसे निकालो, तो उसके पास पैसे नहीं है, बच्चा पैसे नहीं दे रहा, क्या ये बंदा अदालत जा सकता है। तो लॉ कह रहा है कि नहीं, अब इसकी बात इस खास कॉन्ट्रैक्ट को समझें जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। वो कहता है ये बच्चा पर्सनली लाइबल नहीं है, यानी ये नहीं कहा जाएगा कि यार आप कमा कर दे दो, चलो जब बड़े हो जाओगे जब दे देना, अभी चीजें लेते जाओ, फिर जब आप 18 साल के हो जाओगे फिर आप ये पैसे हम लिखते जाते हैं एक रजिस्टर में, फिर आप दे देना, ये भी नहीं कहा जाएगा। माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर इस माइनर के नाम पर कोई जायदाद है जिसका कोई डेफिनेटली, जब ये माइनर है तो कौन अपॉइंट हुआ होगा, अगर इसके नाम गार्डियन अपॉइंट हुआ होगा, और वहां से कोई किराया आता है, वहां से कोई इनकम आती है, आप ये दुकानदार उस इनकम में से पैसे ले सकता है। एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, वहां से पैसे ले सकता है। कितने पैसे ले सकता है, रीजनेबल प्राइस ओनली, रीजनेबल प्राइस ओनली। बात समझ आई। लेकिन उससे भी एक मजे की बात, गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज नेसेसिटीज ओनली इफ एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग इट वाज नेसेसिटी। ये नहीं है, नेसेसिटी का की डेफिनेशन है जब वो चीजें दी जा रही है ना, जिसको प्रोवाइड की जा रही हैं, उस वक्त उनकी हैसियत क्या हो, नेसेसिटीज। मसलन रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, ये नेसेसिटीज है। एक शख्स एक माइनर को 10 जोड़े खरीद कर दे रहा है, ठीक है, ये नेसेसिटीज की डेफिनेशन से निकल गया। हालांकि कपड़ा नेसेसिटीज है, लेकिन 10 जोड़े एक वक्त में नेसेसिटीज नहीं थे। बात समझ आ रही है। When at the time of providing it was necessity। ठीक है यार, एक आम आदमी, मैंने आपने कभी, हम 10 जोड़े एक ही वक्त में बनाते हैं, नहीं बनाते।
आप उस माइनर को 10 क्यों खरीद के दे रहे हैं, 15 क्यों खरीद के दे रहे हैं? तो कहते हैं ये भी नेसेसिटी की डेफिनेशन से निकल जाएगा। एक और मुश्किल, जरा बोलने में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन पढ़ाना है, आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ पर्सन टू होम गुड्स आर प्रोवाइडेड। ये बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं भाई इस माइनर को जब आप कोई चीजें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे ना, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके स्टेटस के मुताबिक। मसलन ये बच्चा देखने में क्या लग रहा है? अच्छे घर का लग रहा है कि अच्छे घर का लग रहा है? इसने शूज भी अच्छे पहने हुए हैं, जरा ट्रेंडी सा बच्चा है, मम्मी डैडी। वो कहते हैं यार इसकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और तरह की हैं। मसलन हो सकता है ये पिज़्ज़ा खाता हो, ये बर्गर खाता हो, ये रीजनेबली गुड ड्रेसिंग करता हो। लेकिन अब आप ये, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बोलने में इतना डिसेंट अल्फाज नहीं है लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये किसी गरीब का बच्चा होता जो बेचारा पिज़्ज़े बर्गर खाने का आदी नहीं है, जो रोटी खाता है, सालन खाता है, जो कपड़े भी बहुत उम्दा नहीं पहनता है, अब एक ऐसा बच्चा एक शख्स के पास आ गया, लॉ कह रहा है अगर कल को तुमने ये पैसे इसकी जायदाद में से लेने हैं, एक है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। मैं ये सोचूं जाहिद कभी आप जो अपने बच्चों को खिलाओगे इस बच्चे को वही खिलाओगे, लेकिन इसका रिटर्न तो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ ना। लेकिन अगर इसका रिटर्न मैंने इसकी जायदाद में से मांगना है तो लॉ कहता है नहीं नहीं, फिर इसे दाल रोटी खिलाओ। ये दाल रोटी वाला बच्चा, इसे दाल रोटी खिलानी पड़ेगी। ये लंडे के कपड़े पहनता था, इसे लंडे के ही लेके दोगे तो क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये बच्चा खुद ही पे कर रहा है ना। जब इसकी जायदाद में से ही हमने पैसे काट लेने हैं तो ये बच्चा तो बेचारा खुद ही पे कर रहा है अल्टीमेटली, क्या नहीं? तो लॉ फिर इतने ज्यादा विजन में जाकर सोच रहा है इस बात को। अगर आपने ये रीइंबर्समेंट लेनी है तो इस बच्चे के स्टेटस के मुताबिक ही इसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे। आप इसे एचईसन में दाखिल ना करवा दें अगर आपने इसमें से पैसे काटने हैं। अगर ये आपको लगता है ये वो उस फैमिली से ताल्लुक है कि इस बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ना था तो सरकारी स्कूल में डालें। आपको लगता है ये लंडे के कपड़े पहनता था तो इसे लंडे के ही लेकर दे दें, क्योंकि इस बेचारे ने खुद ही खरीद रहा है ना। ये अल्टीमेटली आपने पैसे कहां से काट लेने हैं? इसकी स्टेट में से काट लेने हैं। कुछ बात समझ आई है? नंबर 1। अब यहां से जब हम कल आएंगे ना, कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। कल हम पहली दफा क्लास में ये काम अब शुरू करेंगे कि जब सवाल आया है तो इसका आंसर लिखना कैसे। वो जो मैं एक लफ्ज बोल रहा था ना कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे, आज हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हमारे पास अब इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया है कि अब हमने जितना कुछ पढ़ा है हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन करें और उस पर सीखें कि यार ये आंसर लिख कर कैसे आना है। समझने में, सुनने में तो कहानियां बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन लिखना कैसे है।